नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार के मुंगेर में बिगड़ते हालात की। जानेंगे कि फ्री वैक्सीन पर क्या कहा पीएम मोदी ने। साथ ही बात होगी प्रियंका गांधी की सीएम योगी को चिट्ठी की। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंक के बदले नियमों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब खाद्यान्न को जूट के थैलों में पैक करना होगा जरूरी। सरकार के फैसले से जूट उत्पादकों को होगा फायदा। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात से चढ़ा पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा। टीएमसी का राज्यपाल पर तंज, कहा वो गृह मंत्री से मिलने गए हैं या बीजेपी नेता से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, कहा अगर एमएसपी हुई खत्म तो छोड़ दूंगा राजनीति। खट्टर ने विपक्ष पर अन्नदाता को बहकाने की कही बात। चौथे कारोबारी दिन भी गिरावट पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 172 अंक और निफ्टी 58 अंक की गिरावट पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले 23 पैसे गिरा रुपया। और कल किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा आईपीएल सीजन 13 का 50वां मुकाबला। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद के साथ जीतने के लिए उतरेंगी दोनों टीमें। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार के मुंगेर में आज जो हालात पैदा हुए हैं, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। राजीव जी, बिहार में पहले चरण के मतदान के ठीक पहले मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान तनाव देखने को मिला। हालांकि इसके बावजूद पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और मतदान प्रतिशत भी अच्छा रहा। तनाव के कारण मुंगेर में मतदान में कमी आई और अब दूसरे चरण के मतदान के पहले फिर मुंगेर में तनावपूर्ण स्थितियां बनी। इसके लिए सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन क्या इसके राजनीतिक मकसद भी हैं? क्या मामले को सत्ताधारी दल अपने पक्ष में भुना सकता है? जी सृष्टि, चुनाव आयोग ने जिस तरह महामारी के वक्त बिहार में चुनाव संचालित किया और पहले चरण के मतदान के लिए जिस तरह लोग निकल करके बाहर आए, उसके लिए चुनाव आयोग के साथ साथ जनता की तारीफ तो बनती है। लेकिन इस बीच मुंगेर में जिस तरह एक घटना पर हालात संभालने की जगह उस चिंगारी को और भड़कने दिया गया, उससे पुलिस और प्रशासन के साथ साथ सत्ता की नीयत पर सवाल खड़े होना लाजिमी है। प्रतिमा विसर्जन या जुलूस जैसे मौकों पर पुलिस को सतर्कता के साथ साथ संवेदनशील भी होना पड़ता है, लेकिन मुंगेर में इन दोनों के साथ साथ पुलिस की समझ में भी कमी दिखी और ऐसी अनचाही घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद प्रशासन को तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी देरी की गई और जनता का गुस्सा फूट पड़ा। इस वक्त प्रशासन चुनाव आयोग के पास है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के पहले तक पुलिस महकमा जदयू और भाजपा सरकार के अंतर्गत ही काम कर रहा था और सोमवार की कार्रवाई पर उसका प्रभाव साफ दिख रहा था। इस घटना को सांप्रदायिक रूप देने के लिए भी असामाजिक तत्व जो है वो तैयार हैं, क्योंकि अक्सर चुनाव जैसे संवेदनशील मौकों पर विघ्न डालने के लिए वो इस तरह की घटनाओं के इंतजार में रहते हैं। इसीलिए अब चुनाव आयोग को और सतर्कता और सख्ती के साथ काम करना होगा सृष्टि, ताकि पहले चरण की तरह बाकी चरण भी शांतिपूर्ण ढंग से बिहार में संपन्न हो सके। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच पहले चरण का कल मतदान हो गया, लेकिन अब नीतीश कुमार का पूरा आत्मविश्वास हिल गया है। इसका नजारा कल पीएम की बिहार में हुई रैलियों में दिखा, जहां नीतीश कुमार अपनी सरकार की उपलब्धियां तक नहीं गिना पाए और मोदी सरकार के नाम पर वोट मांगने लगे। कभी पीएम मोदी के धुर विरोधी रहे नीतीश कुमार के सुर अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। 16 जुलाई 2013 को नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए छोड़ दिया था, लेकिन 26 जुलाई 2017 आते आते नीतीश कुमार का मूड बदल गया और वो फिर एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन इससे नीतीश की विश्वसनीयता जरूर काफी कम हो गई और जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है तो नीतीश कुमार मुश्किल में दिख रहे हैं। विपक्ष नीतीश को घेर रहा है। महागठबंधन की तरफ से तो रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर मुद्दे पर नीतीश से सवाल किए जा रहे हैं, जिनसे बचने के लिए नीतीश कुमार लालू यादव के 15 साल पुराने शासन की याद दिला रहे हैं। लेकिन पहले दौर का मतदान शुरू होने के बाद नीतीश का बचा हुआ आत्मविश्वास भी डगमगा गया है। बिहार में बुधवार को नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां थी और इन रैलियों के मंच पर नीतीश कुमार भी थे। नीतीश ने इस दौरान मतदाताओं से जो कहा वो हैरान करने वाला था।
नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के काम पर नहीं बल्कि मोदी सरकार के 6 साल के काम पर लोगों से वोट की अपील की। पीएम मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार में पटना मेट्रो, स्मार्ट सिटी योजना, उज्ज्वला योजना दी और कई सड़कों का निर्माण भी कराया। उन्होंने भीड़ के सामने मोदी को विकास पुरुष की उपाधि भी दे दी। बीजेपी के अधिकांश उम्मीदवार तो पहले से ही ये मानकर चल रहे थे कि इस बार नीतीश के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए पार्टी ने अपने बैनर पोस्टर से नीतीश कुमार को दूर ही रखा। अब नीतीश को भी लगने लगा है कि चुनाव उनके नाम पर जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो भी अब पीएम के नाम पर वोट मांगने लगे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को लगा कि उनके नाम का असर नहीं हो रहा है, तो वो अब पीएम के नाम पर वोट मांगने लगे हैं। कुछ ऐसा ही बीजेपी के साथ होता दिख रहा है। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए सभी को फ्री में वैक्सीन देने की बात अपने घोषणा पत्र में की, लेकिन जब विपक्ष ने इस पर बीजेपी को घेरना शुरू किया तो अब पीएम को बीच में आना पड़ा। पीएम मोदी ने साफ किया कि वैक्सीन खाली बिहार वासियों को नहीं मिलेगी, देश में और भी लोगों को दी जाएगी। तो क्या कहा है पीएम ने, देखिए हमारी रिपोर्ट। जब से बीजेपी ने बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक फ्री वैक्सीन का वादा किया है, तब से हंगामा बरपा है। विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी महामारी को क्यों चुनावी हथियार बना रही है। अगर वैक्सीन बिहार और मध्य प्रदेश में फ्री मिल सकती है तो दूसरे राज्यों में भी ये सुविधा दी जानी चाहिए। इन सवालों को लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है, यहाँ तक कि उसे चुनाव में इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए वैक्सीन को लेकर मचे घमासान में अब सीधा पीएम मोदी कूद पड़े हैं। उन्होंने बीजेपी का बचाव करते हुए कहा कि मैं देश को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जैसे ही देश में वैक्सीन उपलब्ध होगी, हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बीजेपी के फ्री वैक्सीन के ऐलान पर बचाव के साथ साथ खुद के फैसलों को भी सही ठहराया। पीएम ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि भारत में सरकार के वक्त पर लिए गए फैसलों और लोगों की मदद से काफी जान बच पाई है। पूर्णबंदी लगाने और फिर अनलॉक की प्रक्रिया में जाने की टाइमिंग पूरी तरह से सही थी। वायरस का संकट अभी टला नहीं है, हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब विपक्ष लगातार पूर्णबंदी के फैसले को गलत बता रहा है। यहाँ तक कि कई विदेशी कंपनियों ने भी पीएम मोदी की नीति पर सवाल उठाए हैं। इस चौतरफा घेराव के बीच पीएम मोदी ने खुद का बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या सरकार की नीतियां वाकई देश को मुसीबत से बचा पाएगी। बिहार में तो नीतीश कुमार की पोल खुल चुकी है कि वो सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए पीएम मोदी का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव में एसपी ने बीजेपी और बीएसपी की पोल खोलकर रख दी है। अब मायावती को खुलकर कहना पड़ रहा है कि सपा को हराने के लिए वो बीजेपी के साथ जाने में भी नहीं हिचकिचाएंगी। तो चुनाव में क्या थी सपा की रणनीति जिससे बीजेपी बीएसपी की दोस्ती अब सबके सामने आती दिख रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। 2018 में जब यूपी में राज्यसभा चुनाव हुए, उस समय सपा बसपा दोस्त बन चुके थे। राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव थे और सपा बसपा विपक्षी मतों के सहारे एक एक सीट आसानी से जीतते दिख रहे थे, जबकि बीजेपी को बची 8 सीटें मिलना तय माना जा रहा था। लेकिन बीजेपी ने 8 की जगह 9 उम्मीदवार उतार दिए और विपक्षी मतों में सेंधमारी कर बीएसपी प्रत्याशी की जीत को हार में बदल दिया। बीजेपी 8 की जगह अपने 9 उम्मीदवार जिता ले गई। अब 2 साल बाद 2020 में सपा और बसपा अलग हो चुके हैं और राज्यसभा की 10 सीटों पर फिर चुनाव है। बीएसपी के पास सिर्फ 18 विधायक थे और कोई भी विपक्षी दल उनका समर्थन करता भी नहीं दिख रहा था। साथ ही इन 18 में से कई विधायक पार्टी के खिलाफ खड़े दिख रहे थे, जबकि एक सीट जीतने के लिए 36 विधायकों के समर्थक की जरूरत थी। जो समीकरण बन रहे थे वो साफ थे कि बीजेपी इस बार आसानी से 9 सीटें जीत ले जाएगी। लेकिन जब बीजेपी ने 9 की जगह सिर्फ 8 उम्मीदवार उतारे और बीएसपी की तरफ से रामजी गौतम को टिकट दिया गया तो सपा और कांग्रेस दोनों ही चौंक गए। आनन फानन में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रकाश बजाज को मैदान में उतारा गया। रातों रात बीएसपी खेमे में 7 विधायक भी सपा के पाले में चले गए, जिससे सपा उम्मीदवार की जीत तय दिखाई देने लगी। सपा की रणनीति साफ थी कि या तो बीजेपी खुलकर बीएसपी उम्मीदवार की मदद करे या फिर बीएसपी उम्मीदवार को हारते हुए देखे। लेकिन प्रकाश बजाज का फॉर्म जांच के दौरान रद्द हो गया, जिस कारण सिर्फ 10 उम्मीदवार अब चुनाव में रह गए हैं।
ऐसे में कल तक किसी उम्मीदवार ने अपना फॉर्म वापस नहीं लिया तो सभी को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव बीएसपी उम्मीदवार को हरा तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बीजेपी और बीएसपी की दोस्ती को जरूर यूपी के मतदाताओं के सामने ला दिया है। मायावती भी अब योगी आदित्यनाथ की जगह अखिलेश यादव के खिलाफ ही बयान देने लगी हैं। मायावती ने कहा कि एसपी को हराने के लिए अगर बीजेपी को वोट करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। इसके साथ ही मायावती ने 1995 में हुए गेस्ट हाउस मामले को वापस लिए जाने के अपने फैसले पर अफसोस जताते हुए कहा कि मामला वापस लेने का उनका निर्णय गलत था। राज्यसभा चुनाव के सहारे अब एसपी ने 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछा दी है। अब एसपी बीजेपी विरोधी मतदाताओं को ये साफ संदेश दे सकती है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, इसलिए बीजेपी विरोधी मतदाताओं की पसंद सपा ही हो सकती है। यूपी राज्यसभा चुनाव के सहारे सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिख रही है। तो वहीं राजस्थान में गुर्जर गहलोत सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। जी हां, गुर्जर आंदोलन एक बार फिर गहलोत सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करता दिख रहा है। तो क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सरकार के लिए मुश्किल खड़े होने वाली है, क्योंकि राज्य में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर गुर्जरों ने आरक्षण के लिए आंदोलन की हुंकार भर ली है। इससे पहले गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बीते 12 सितंबर को एक सभा में आंदोलन पर उतरने की चेतावनी दी थी। एमबीसी में बैकलॉग और प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5% आरक्षण के साथ साथ 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 नवंबर से आंदोलन की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। आंदोलन की तैयारियों को लेकर बुधवार को हुई बैठक में गुर्जर नेताओं के समाज के लोगों ने 1 नवंबर को बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे पर पीलूपुरा कारबारी शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया। इस आंदोलन में समाज के स्थानीय लोगों ने करीब 80 गांव के लोगों के शामिल होने की संभावना जताई है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार आंदोलन रोकने की तैयारी कर रही है। सरकार की तरफ से गुर्जर समाज को वार्ता का न्योता भी दिया गया था, लेकिन कर्नल बैंसला ने वार्ता का न्योता ठुकरा दिया। यहाँ तक कि सरकार ने महामारी का हवाला देकर भी आंदोलन को रोकने की तैयारी की, लेकिन ये थमता नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि 17 अक्टूबर को अड्डा गांव में हुई महापंचायत में आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पंच पटेलों की राय पर सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि मांगे पूरी नहीं होने पर 1 नवंबर से आंदोलन का अल्टीमेटम दिया था। तो अब देखना होगा कि सरकार गुर्जर समाज की मान मनोबल करने में कामयाब होती है या नहीं। राजस्थान में गुर्जर समाज गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो यूपी में प्रियंका गांधी सीएम योगी को आड़े हाथों ले रही हैं। बुनकरों की हालत को लेकर ही विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चिट्ठी लिखकर सीएम योगी को आड़े हाथों ले लिया है और उन्हें बुनकरों की समस्या से रूबरू करवाया है। बुनकर गुहार लगाकर थक गए कि हमारी तो सुनो सरकार, बिजली रेट पर कुछ तो करो सरकार। लेकिन ये सरकार है कि सुनती ही नहीं। सीएम से लेकर मंत्री तक सब मौन है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कामकाज ठप है, रोजी रोटी पर संकट है। सरकार मस्त है और बेचारे बुनकर पस्त हैं। बुनकरों की बेबसी और सीएम योगी की बेरुखी को लेकर ही आज एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने चिट्ठी लिख कहा कि दुनिया में बनारस का नाम मशहूर करने वाले बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली ना देना, नए रेट पर बिजली बिल वसूली के लिए उन्हें प्रताड़ित करना बेहद गलत है। बनारसी साड़ियों के बुनकरों के परिवार दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। सरकारी नीतियों के कारण उनका कारोबार चौपट हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस कठिन दौर में उनकी पूरी सहायता करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि यूपीए सरकार ने 2006 में बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना लागू की थी, लेकिन आपकी सरकार इस योजना को खत्म करके नाइंसाफी कर रही है। मनमाने बिजली बिल के खिलाफ जब बुनकर हड़ताल पर गए तो मांगे मानने का आश्वासन दिया गया, लेकिन समस्या जस की तस है। प्रियंका गांधी ने मांग की है कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना बहाल की जाए। फर्जी बकाया के नाम पर बुनकरों का उत्पीड़न रोका जाए और उनके बिजली कनेक्शन ना काटे जाएं। साथ ही जिनके बिजली कनेक्शन कट गए हैं उन्हें तत्काल जोड़ा जाए। अब जब बुनकरों की मांग पर सरकार खामोश रहेगी तो विपक्ष तो आवाज उठाएगा ही। अब देखना होगा कि योगी सरकार प्रियंका की मांग पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
विपक्ष भले ही कितना भी विरोध कर ले, लेकिन सरकार टस से मस नहीं होती है। इसका साफ नजारा देखा जा सकता है पंजाब में। केंद्र सरकार जब से कृषि बिलों को लेकर आई है, तभी से पंजाब का अन्नदाता लगातार इनका विरोध कर रहा है। अब हालात ये हो चुके हैं कि विरोध बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पंजाब की जनता को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर ये विरोध जारी रहा तो हालात खराब होना तय है। भले ही केंद्र सरकार ने संसद से दोनों सदनों से कृषि कानूनों को पास करा लिया हो, लेकिन इन कानूनों का विरोध अब भी जारी है। पंजाब का अन्नदाता लगातार मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहा है। विरोध के दौरान पंजाब में कई जगह अन्नदाताओं ने रेलवे ट्रैक पर पड़ाव डाल दिया, जिस कारण से पूरे पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। पंजाब से गुजरने वाली सभी ट्रेनें या तो रद्द की जा चुकी हैं या फिर उनका रास्ता बदल दिया गया है। सरकार के इस फैसले का राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है। कृषि कानून पर विरोध के साथ साथ पंजाब में मालगाड़ियों की आवाजाही बंद किए जाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं को परेशान करने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है, क्योंकि अन्नदाता केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए सरकार पंजाब में मालगाड़ी आने से रोक रही है। सरकार पूरे पंजाब की जनता को परेशान करना चाहती है, ताकि परेशान अन्नदाता उनके सामने घुटने टेक दें। बता दें कि पंजाब में मालगाड़ी की आवाजाही रोकने से हालात ये हो चुके हैं कि पंजाब के थर्मल प्लांट में कोयले की तेजी से कमी होती जा रही है, जिससे बिजली उत्पादन में असर दिख रहा है। यहाँ तक कि अब सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है। फिलहाल हर दिन पंजाब में 1000 मेगावाट बिजली बाहर से एक्सचेंज के तौर पर खरीदनी पड़ रही है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पंजाब के वित्त मंत्री से 200 करोड़ रुपए बिजली बोर्ड को तुरंत प्रभाव से रिलीज करने की मांग की है। यानी कृषि कानून का विरोध कर रहे अन्नदाताओं के साथ साथ अब पंजाब की जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में अगर केंद्र सरकार ने पंजाब में मालगाड़ी की आवाजाही तत्काल प्रभाव से शुरू नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंक के बदले नियमों की। अगले महीने से बैंक के कई नियम बदलने वाले हैं। क्या आपको पता है कि आपका बैंक आपसे किन चीजों पर पैसे वसूलता है? अगर नहीं तो जान लीजिए। और आपका बैंक अब किन नियमों में बदलाव करने वाला है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आपको पता है कि आपका बैंक आपसे कई चीजों पर पैसे वसूलता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि एसएमएस की सुविधा, मिनिमम बैलेंस, एटीएम और चेक का यूज करने तक के बैंक आपसे पैसे चार्ज करता है। लेकिन अब अगले महीने यानी नवंबर से बैंक के और भी कई नियम बदलने वाले हैं। ऐसे में अब ग्राहकों को बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकासी के लिए भी चार्ज देने पड़ेंगे। इसकी शुरुआत अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर दी है। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस बैंक और सेंट्रल बैंक भी जल्दी ही इस पर फैसला लेने वाले हैं। इसी के साथ ग्राहकों को नवंबर 2020 से तय सीमा से परे बैंकिंग के लिए अलग से शुल्क देना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जमा और निकासी की अलग अलग फीस निर्धारित की है और बचत खाते से जमा निकासी की है। अब अगले महीने से ग्राहक को 1 महीने में 3 बार के बाद ऋण खाते के लिए 150 रुपए का भुगतान करना होगा। साथ ही बचत खाता धारकों को 3 बार तक जमा करना मुफ्त होगा, जबकि चौथी बार पैसा जमा करने पर 40 रुपए का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि जनधन खाता धारकों को इसमें थोड़ी राहत मिली है। जनधन खाता धारक को पैसा जमा करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी, हालांकि निकासी के लिए 100 रुपए का भुगतान करना होगा। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।